हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर है हम एक मजेदार सेशन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करेंगे। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं भैया, वो है आपका एक तो अनसीन पैसेज, और दूसरा है लेटर राइटिंग, और तीसरा है आर्टिकल राइटिंग। अगर इन टॉपिक की बात कर लें तो भैया स्टार्टिंग में ही आपके शुरू के ये तीनों क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन अगर बात कर ले अनसीन पैसेज, तो भैया ये आएगा पूरे के पूरे 15 नंबर का। इंग्लिश में इतना बड़ा नंबर, इंग्लिश ही नहीं इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं जो अकेले आपको 15 नंबर देकर जाए। लेकिन भैया ये जो अनसीन पैसेज होगा आपको 15 नंबर देकर के जाएगा, जिसमें से तो 12 नंबर का क्वेश्चन आपका एकदम पैसेज पर आधारित होता है, 3 आपके वोकैबुलरी से होते हैं, वो भी हालांकि पैसेज पर ही होते हैं डिपेंड। और उसके बाद जो लेटर राइटिंग होगा भैया ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और उसके बाद आर्टिकल जो राइटिंग होगा वो भी 10 नंबर का। तो भैया अगर यहां से हम देखें बच्चों तो ये 15, 10, 25, 10, 35, तो 35 नंबर इंग्लिश में भैया 100 में 35 नंबर अगर 3 टॉपिक में ही आपको मिले तो ये बहुत बड़े नंबर होते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों किस तरह से क्वेश्चन आपके ये पूछे जाएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन भैया है आपका अनसीन पैसेज से। देखिए बच्चों, पैसेज कोई भी हो, अनसीन पैसेज में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, बाकी आपका कुछ भी हो, नाम ही है अनसीन, जिसको आपने कभी सीन नहीं किया हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं भाई, किसी भी बुक से आपको मिलने वाले नहीं, और ये आपको कोई बता भी नहीं सकता। अगर आप एग्जाम सेंटर पर बैठे हैं, आप सोचते हैं कि भैया हमारी कोई हेल्प कर देगा, तो कोई नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन आपको चाहे रो के गा के खुद से ही करना है, और खुद ही आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि 15 नंबर कोई हलवा नहीं है भैया। 2-4 नंबर की बात होती तो कुछ और बात थी, लेकिन 15 नंबर के हैं। देखिए इसमें करना कुछ नहीं होता, आसान होता है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन कहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। कह रहा है कि इस पैसेज को केयरफुली पढ़ लीजिए और इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना है, ये आपका क्वेश्चन कहता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सावधानी पूर्वक पैसेज को पढ़ लेना है। भले आप अर्थ ना निकाल पाए भैया, कोई भी दिक्कत नहीं, अर्थ नहीं भी आता कोई डरना नहीं है, पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करना है, कैसे उत्तर देना है हम बताएंगे। और 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद अनसीन पैसेज का डर दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए भैया दिया है कि एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाय सीजलेस क्वेरलिंग गोइंग ऑन एमंग हिज सन्स। देखिए कह रहा है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, बीइंग डिस्ट्रेस, परेशान होकर के, बाई सीजलेस का मतलब लगातार, क्वेरलिंग लड़ाई झगड़े से, गोइंग ऑन एमंग हिज सन्स अपने बेटों के बीच में। तो भैया कह रहा अपने बेटों के बीच में लगातार लड़ाई झगड़े से परेशान होकर के बूढ़े व्यक्ति ने भैया वन डे कॉल्ड देम टू हिम, एक दिन उन्होंने क्या किया, यहां कॉमा है भैया, एक दिन मतलब उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें अपने पास बुलाया, कॉल्ड देम टू हिम, अपने पास बुलाया, एंड शोव्ड और दिखाया, देम उनको, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक, लकड़ियों का एक बंडल, मतलब देखिए जो लकड़ी है यानी छड़ है लकड़ी की, वही उनका बंडल दिखाया, टाइड टुगेदर, जो साथ में बंधी हुई थी, एंड आस्क्ड, और कहा, इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, कि इनमें कोई इतना शक्तिशाली है, टू ब्रेक देम, जो उनको तोड़ सके। भाई लकड़ियों का एक बंडल दिखाया, एक गट्ठर दिखाया, और कहा कि इतना ताकतवर भला इसमें कौन है जो इसको तोड़ सकता है। फर्स्ट वन, सबसे पहले वाले ने प्रयास किया, देन अनदर, तब दूसरे वाले ने प्रयास किया, बट ऑल्दो दे वेयर
ऑल रविस्ट, कह रहा है कि जो वे क्या थे, सबके सब एकदम स्वस्थ थे, एंड हेफ्टी और भारी भरकम शरीर वाले थे, यंग मैन यानी नौजवान व्यक्ति, दे आल्ड फेल, वो फिर भी क्या है, फेल हो गए। ठीक, मतलब सबसे पहले ने, फिर उसके बाद एक, मतलब एक के बाद एक ने प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो सबके सब क्या हो गए भैया, फेल हो गए। ही देन अनटाइड, तब उसने क्या किया, खोल दिया, द बंडल, बंडल को, एंड टोल्ड देम, और उन्हें कहा, टू ब्रेक इच स्टिक सेपरेटली, तो भैया भाई उन्होंने क्या कहा कि अब छड़ को क्या करो, तोड़ दो। फिर कह रहा दिस, इसको दे डिड इजिली, इसको अर्थात इस चीज को उन्होंने बड़े आसानी से कर लिया, एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन इनटू पीसेस, और जल्द ही सभी जो स्टिक थी यानी लकड़ियां थी, छड़ी थी, वो जल्दी ही टुकड़ों में सब अलग हो गई। आगे है कि दस ही टॉट, इस प्रकार उसने पढ़ाया या सिखाया, बताया, किसने, उस बूढ़े व्यक्ति ने, देम, उनको, दैट, देखिए यहां पे अनटाइड अब की बात ये नहीं, ये यूनाइटेड है, ठीक, यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग, अर्थात जब वो एकजुट कर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, तो दे वुड बी स्ट्रांग, वो मजबूत रहेंगे, अर्थात शक्तिशाली रहेंगे। बट दिस, यहां पे अनटाइड, दे वुड बी, मतलब दिस यूनाइटेड कह सकते हैं, दे वुड बी ऑलवेज वीक, और जब भैया वो अलग हो जाएंगे तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। आपने बचपन में ही एक कहानी पढ़ी होगी ये वाली, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां साफ साफ कहा गया है कि एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटों के बीच लड़ाई झगड़े से परेशान, यानी उनके बेटे हमेशा लड़ते झगड़ते थे, परेशान हो जाता था वो आदमी। एक दिन उसने बुलाया और कहा, भाई एक लकड़ी का गट्ठर दिया, कहा इसको तोड़ो, सबने प्रयास किया लेकिन सब फेल हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद उसने गट्ठर को खोल दिया, फिर कहा अब तोड़ो, और सबने आसानी से तोड़ दिया। तो उसने ये पढ़ाया कि वो जब भाई अलग अलग होंगे, मतलब सॉरी, पहले कहा कि जब वो एक साथ मिलकर रहेंगे तो शक्तिशाली रहेंगे, मजबूत रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो अलग हो जाएंगे वो क्या होंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। ये सिखाया उसने, अर्थात उस बूढ़े आदमी ने, ठीक है। अब उसके बाद चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर भैया। पहला क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर 5 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। कह रहा है कि व्हाई वाज द ओल्ड मैन सैड, कि बूढ़ा व्यक्ति दुखी क्यों था। तो देखिए साफ साफ कहा है, डिस्ट्रेस्ड बाय सीजलेस क्वेरलिंग गोइंग ऑन एमंग हिज सन्स, तो भैया अपने बेटों के बीच में लगातार लड़ाई झगड़े को लेकर के ही दुखी था। तो यहां पर लिखेंगे। अब देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका क्या, अभी जो हमने आपको इसके पहले रूल बताया कि आप एक चीज इसमें ध्यान देना बच्चों, कि जब आपका जो क्वेश्चन होगा जिस भी टेंस में होगा, हमने क्या कहा कि क्वेश्चन जिस टेंस में होगा आंसर भी आपको उसी टेंस में देना है। तो सबसे पहले भैया आप देखिए जो क्वेश्चन होता है उसी में से ही पहले उठा लेते हैं। यहां कह रहा है कि बूढ़ा व्यक्ति दुखी क्यों था, तो यहां पर लिखेंगे भैया कि द ओल्ड मैन वाज सैड, ओल्ड मैन वाज सैड। उसके बाद यहां पे लिखा है ना भैया, बाई सीजलेस क्वेरलिंग गोइंग ऑन एमंग हिज सन्स, गोइंग ऑन एमंग हिज सन्स। तो भैया अपने बेटों के बीच में चल रहे लड़ाई झगड़े को लेकर के क्या था, वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट लेसन डिड ही टीच हिज सन्स। तो कह रहा भैया देखिए, कह रहा कि उसने अपने बेटों को कौन सा पाठ पढ़ाया। तो देखिए भैया साफ साफ कहा गया है बच्चों। अब देखिए ये किस टेंस में है, तो ये भी जरा आप नजर डालिए भैया। कह रहा है कि देखिए ये डिड लगा है, ठीक है, पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पर भैया यहां से देखिए पूरा का पूरा दूसरा वाला क्वेश्चन यही, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर ही यही हो जाएगा पूरा। कह रहा है कि उसने अपने बेटों को कौन सा पाठ पढ़ाया, तो इसमें लिखा गया है कि ही टॉट देम, उसने पढ़ाया दैट
यहाँ पे यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, कि जब एकता में रहेंगे अर्थात एकजुट कर रहेंगे, मिलकर रहेंगे तो वो मजबूत रहेंगे। बट यहाँ पर डिसयूनाइटेड दे वुड बी ऑलवेज वी वीक, और जब वो अलग हो जाएंगे तो वो हमेशा कमजोर पड़ जाएंगे। यही तो सिखाया ना भैया, तो यही हो गया आंसर पूरा का पूरा। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। अंडरलाइन पोर्शन का एक्सप्लेन करना है। 1 मिनट भाई, अंडरलाइन भूल गए। हमेशा अंडरलाइन ही भूलते हैं। देखिए अंडरलाइन ये है भैया, अंडरलाइन आपका यहां पे है ये चीज, डिस्ट्रेस बाई सीजलेस क्वेरलिंग, इतने का एक्सप्लेन कर देना है। तो यहां पर भैया इसका एक्सप्लेन करेंगे, इस वाले का, इसका मतलब क्या है ये आपको बता देना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे द अंडरलाइन पोर्शन मीन्स, यहां पर देखिए डिस्ट्रेस बाई सीजलेस क्वेरलिंग का मतलब लगातार चल रही लड़ाई से क्या हो जाना, परेशान हो जाना। तो यहां पर वही चीज लिखेंगे कि भैया अपसेट, क्या लिखेंगे, अपसेट ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्यू मतलब अपसेट ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट्स। बस हो गया, इसका मतलब हो गया भैया कि लगातार चल रहे संघर्ष या लड़ाई से परेशान हो जाना। इसका मतलब ही तो वही है ना भैया, डिस्ट्रेस का मतलब परेशान होना, सीजलेस का मतलब लगातार, ठीक है, क्वेरलिंग मतलब लड़ाई झगड़ा, ठीक यही। तो इसका भी मतलब वही है, अपसेट ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब लगातार चल रहे लड़ाई झगड़े या संघर्ष के दौरान क्या होना, अपसेट हो जाना। तो इसको अपने शब्दों में बयां कर देना था। अगला कह रहा है गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज का एक सूटेबल यानी ठीक ठाक टाइटल क्या हो सकता है, या चैप्टर का नाम, अगर हम इसको मतलब एक कहानी की तरह बयां करना चाहें तो इस पाठ का नाम क्या दे सकते हैं, यानी इसको कौन सा चैप्टर। तो इसको एक आसान सा चैप्टर हम कह सकते हैं भैया, एकता में ही बल है। भाई प्राइमरी में पढ़ा है आपने ना, एकता में ही शक्ति है या बल है। तो यहां पर लिखेंगे यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां पर भैया इसका जो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अर्थात एकता में ही क्या है भैया, बल है। ठीक है, एकता में ही शक्ति है। ये हो गया। तो 4 क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिया। अब देखिए जो 5वां क्वेश्चन होता है वो वोकैब से होता है, वोकैबुलरी का। ग्रामर से यूं समझना, इसमें साइनोनिम भी हो सकता है, एंटोनिम्स भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन भाई आपका फायदा यही है कि इनका आंसर भी आपको इसी में से भाई लिखना है। ठीक है, इनका आंसर भी इसी में छुपा होता है। देखिए कह रहा है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, कह रहा है इस पैसेज से उन शब्दों को आप क्या करिए, फाइंड करिए, अर्थात उठाइए जिनका मतलब है। देखिए कांस्टेंट द अनएंडिंग, कांस्टेंट द अनएंडिंग, कांस्टेंट मतलब लगातार, अनएंडिंग जो समाप्त ही ना हो। तो इसका मतलब क्या होता है भैया, ये सीजलेस। इसका अर्थात इसके मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसका अगर हम अर्थ देखना चाहें तो भैया इसको एक शब्दों में लिखेंगे तो क्या कहेंगे बच्चों, हम बोलेंगे सीजलेस यानी लगातार चल रहे। दूसरा है अपसेट आर वरीड। अपसेट का मतलब होता है भैया अपसेट हो जाना, बोले तो परेशान हो जाना। ठीक है, आर वरीड, तो इसको एक शब्दों में कहना चाहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं भैया, डिस्ट्रेस कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा, डिस्ट्रेस्ड। उसके बाद अगला है लार्ज एंड हैवी। लार्ज एंड हैवी का मतलब भारी भरकम। तो यहाँ पे एक चीज बोला गया है, देखिए यहाँ पे रोबस्ट एंड हेफ्टी। रोबस्ट का मतलब होता है स्वस्थ एकदम, हेफ्टी का मतलब भारी भरकम। तो इसका मतलब आप इस सब का मतलब मिला करके होता है हेफ्टी। ठीक है, हेफ्टी डायरेक्टली एक शब्द में बोल देंगे, हेफ्टी भारी भरकम। तो इस तरीके से पैसेज कोई भी हो, अब मेरे प्यारे रसगुल्लों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा ना बड़ा आसान होता है। पहले आप ढंग से पढ़ लीजिए, भले आपको अर्थ ना निकालना आ रहा हो
कोई मैटर नहीं करता, इसलिए अच्छे से पढ़ा जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अच्छे से पढ़िए, ताकि भैया कि ये जो क्वेश्चन है, जो कुछ दिख रहा है, इनको आप इसमें मिला सको। जैसे यहाँ टीच वगैरह है तो डिड लगा था, तो भैया ये आपका सिंपल बना है, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आंसर मिल गया। क्यों परेशान, मतलब क्यों दुखी था, तो ऊपर वाला ही। फिर उसके बाद अब जरूरी नहीं सब में इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है भाई, पैसेज भी तो अलग ही होगा। आपका ये भी आ सकता है, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि भाई 2019 में आया था, 22 में आया था, ठीक है, 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, तो 25 में हो सकता है कुंडली मारकर बैठ जाए। तो अच्छे से समझ लेना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया इसको। हो गया ना, स्क्रीनशॉट कर लिया भैया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला, अब हम देखते हैं लेटर राइटिंग। अब जो लेटर राइटिंग देखेंगे भैया ये भी एक बड़ा ही लाजवाब सा टॉपिक देखते हैं लेटर राइटिंग में, कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से बच्चों, ठीक है। कोई ऐसा साल नहीं बबुआ कि जब ये ना पूछा गया हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कह रहा है कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखना है भैया आपको। फिर कह रहा है कि एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के संपादक को, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बारंबार हो रही कटौती को लेकर, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई, बिजली को, इन योर लोकेलिटी, आपके इलाके में। कह रहा है आपके इलाके में हो रही बिजली की बार बार कटौती को लेकर के अपने भाई क्षेत्र के न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए, क्योंकि 10 नंबर का टॉपिक है भैया और आपको पूरे नंबर चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले भैया ऊपर जो लिखा जाता है वो होता है भेजने वाले का पता, सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता, ठीक, सेंडर एड्रेस। तो भेजने वाले का पता, भेजने वाला कौन है, मैं हूं, आप हो जो भेजेगा। तो यहां कोई भी नाम, अपना रियल नाम मत लिखना, जैसे XYZ कुंज विहार प्रयागराज हमने लिख दिया। दूसरी भाई लाइन में क्या मेंशन करना, आपको एक ब्लैंक लाइन छोड़ देना है, ठीक। मतलब आप जब पहला लिखोगे भैया, यहां तो जगह की कमी है इसलिए हमने इसको पूरा एडजस्ट किया है। पहली लाइन लिखेंगे तो आप एक ब्लैंक लाइन ऐसे छोड़ देना है, आपको एक लाइन छोड़ देना है, इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए। एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे भैया डेट, तारीख मेंशन कर देना है, ठीक है। हिंदी में लिख दे रहे हैं, समझ जाओगे आप। तारीख मेंशन, जैसे 12 मार्च, इस तरह से, रियल वाला एकदम मतलब मत लिख देना, ठीक है। उसके बाद फिर उस यहां लिखेंगे भैया रिसीवर एड्रेस, यानी प्राप्त करने वाले का पता, प्राप्त जो लेटर आपके लेटर को प्राप्त करेगा, प्राप्त करने वाले का पता, ठीक है, रिसीवर एड्रेस। तो भैया रिसीवर कौन है, कौन आपके लेटर को प्राप्त करेगा, तो द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे मान लेते हैं अखबार पत्र है, या आप यहाँ पे अमर उजाला लिख सकते हैं, या दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो वही चीज, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कोई न्यूज़पेपर है, इसके इनके एडिटर को लिखा है। तो ये 3 चीज याद रखना, सबसे पहले भेजने वाले का पता, दूसरा भैया डेट मेंशन करना है, तीसरा रिसीवर एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता। फिर आपका काम है कि आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, मतलब किस टॉपिक पर आप लेटर लिख रहे हो। तो जैसे प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई की समस्या है भैया, तो ये हमने प्रॉब्लम लिख दिया। फिर उसके बाद जस्ट नीचे लिखना है डियर सर या मैडम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो डियर सर आपने लिख दिया। अब डियर सर के इसके नीचे मत लिखना भैया, हम बार बार ये चीज बोलते हैं रसगुल्लों, जस्ट इसके नीचे से मत छापने लग जाना, ठीक है। तो आप जैसे डियर सर जहां लिखे हैं कॉमा करिए, फिर उसके यानी जैसे देखिए अगर हम देखें तो इसके अंदर ही हम हैं, बाहर नहीं आए हैं, तो डियर सर के बाद कॉमा करिए, फिर ही आपको लिखना है। जैसे लिखेंगे कि आई एम ए रेसिडेंट ऑफ कुंज विहार प्रयागराज,
ध्यान से देखना लेटर को, क्योंकि इतना सरल ना आपको किसी क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, ना आपको बुक में मिलेगा, ना ही किसी गाइड में। हम ये पूरा का पूरा दावे के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। इतना सरल कहीं नहीं मिलेगा बच्चों कि आई एम ए रेसिडेंट ऑफ कुंज विहार प्रयागराज, कि मैं प्रयागराज के कुंज विहार का एक निवासी हूं। कुंज विहार कोई गली मोहल्ला है, कोई गांव का नाम है, कोई कॉलोनी का नाम है, तो वही चीज कि मैं प्रयागराज के कुंज विहार का, ठीक है भाई, क्या हूं, एक रेसिडेंट निवासी हूं। फिर आई कह रहा आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये पत्र लिख रहा हूं, टू शो, दिखाने के लिए, यू, आपको, प्रॉब्लम मतलब समस्या को, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बारंबार हो रही कटौती ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई की इन आवर लोकेलिटी, अपने इलाके में, कि मैं आपको ये लेटर अपने इलाके में हो रही बिजली की बार बार कटौती को दिखाने के लिए लिख रहा हूं कि भैया देखिए किस तरह से हमारे यहां बिजली कटती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में है या कठिन परिस्थितियों में है। पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, अर्थात इलेक्ट्रिक सप्लाई के बार बार कटौती होने से। आगे लिखेंगे द होल एरिया इन थ्रोन इनटू डार्कनेस, पूरा का पूरा जो मोहल्ला है या एरिया है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। फिर आगे लिखेंगे भैया कि द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, ठीक, यहां से आप समझना कि ये दूसरा पोर्शन है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट या दुर्घटना की जो संभावनाएं हैं, इंक्रीजेस, बढ़ जाती हैं, ड्यू टू डार्कनेस, अंधेरे के कारण, ऑन द रोड्स, सड़कों पर। तो सड़कों पर एक्सीडेंट की जो संभावनाएं हैं वो अंधेरे के कारण और भी बढ़ जाती हैं। जाहिर सी बात है भैया कि अंधेरा अगर सड़कों पर रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। आगे लिखेंगे कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी वेल एट नाइट, और जो स्टूडेंट है वो रात को ठीक तरीके से या प्रॉपर तरीके से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि बच्चे रात को नहीं पढ़ पा रहे हैं ठीक से। फिर उसके बाद आपको थोड़ा छोड़कर लिखना है, फिर ये आपका तीसरा पोर्शन हो जाएगा, यहाँ से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। आप 2 से 3 पार्ट में लिखेंगे लेटर को, याद रखना। फिर यहाँ लिखेंगे आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू टू पब्लिश, आप पब्लिश करिए, दिस न्यूज, इस न्यूज को, इन योर न्यूज़पेपर, अपने अखबार पत्र में, सो, ताकि इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट है, कुड टेक एनी एक्शन, कि जल्द से जल्द कोई एक्शन ले सकें। मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस न्यूज को, मेरी इस समस्या को अपने न्यूज़ पेपर में क्या करिए, हाईलाइट करिए, पब्लिश करिए, ताकि भाई कोई जो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट है, अर्थात बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो इस समस्या को देखें और कोई एक्शन ले सकें। फिर लिखेंगे आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, और मैं क्या है, जल्द ही कोई एक्शन लिए जाने की प्रतिक्रिया के बारे में इंतजार करूंगा। अर्थात मैं बड़े ही ईगरली, मतलब उत्सुकता से होता है, कि मैं उत्सुकता पूर्वक जल्द ही इंतजार करूंगा कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए। योर्स सिंसियरली, यहां पर लिखेंगे योर्स सिंसियरली, अर्थात आपका हितकारी क्या है, XYZ। ये आपको भाई इस तरीके से प्रॉपर एकदम सुंदर सा लेटर लिख देना है। टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका वाटर सप्लाई भी पूछा जाता है, पानी की कटौती, ठीक, बिजली और पानी में दोनों कोई एक तो पूछता है, अथवा में वैसे भी करके आता है। तो एक का आपका प्रधानाचार्य से संबंधित रहेगा, दूसरा आपका ऐसे ऑफिशियली लेटर रहेगा, याद रखना, शिकायती पत्र, कंप्लेन लेटर, ठीक है। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी हम और भी करवा देंगे। हमने ऑलरेडी भी करवाया है, हालांकि ये सबके सब करवा चुके हैं, बट अब जो हो गया वो हो गया। अब देखना है ना, पेपर आ रहा है तो भैया अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको सबके सब दोहराने पड़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ।
हो गया भैया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भैया एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। राइट एन आर्टिकल ऑन योर एम इन लाइफ। आपके जीवन में क्या उद्देश्य है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है बच्चों। इस टॉपिक की बात कर लेना, आप किसी भी ईयर का पेपर उठाओ, चाहे 19, 20, 21, 22, 23, 24, हर साल पूछा गया है। योर विजन इन लाइफ करके आएगा, एम योर लाइफ, मतलब या इस तरह से योर एम इन लाइफ या योर गोल इन लाइफ, ऐसे कई तरीके से इसको पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं, बड़ा सिंपल तरीके से लिखा है। ये बोलेगा कि भैया 100 से 150 शब्दों में, 100 से 150 शब्दों में क्या करना है, आपको आर्टिकल लिखना है, ज्यादा भी नहीं करना। मतलब इतना लिखिए कि 100 से 150 शब्दों के बीच में रहे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के आप देखोगे तो भैया 250, 300 शब्दों के रहते हैं। हमको इतना भी लंबा नहीं खींचना बच्चों, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। तो जितना बोर्ड, जितना आयोग कहे उतना ही करो, अपने मन का नहीं। 100 से 150 शब्द वो बोल रहा है तो उतने में ही निपटा देना है, ठीक है, ताकि हमारे और क्वेश्चन ना छूटने पाए। चलिए देखते हैं, एकदम सरल तरीके से लिखा है, ऐसा आपको आसान कहीं मिलेगा नहीं। देखिए कह रहा है कि माई एम इन लाइफ, आप लिखेंगे बाई, भाई जिसके द्वारा लिखा जा रहा है, जैसे बाई PQR या बाई XYZ, आप नाम भी लिख सकते हैं इस तरह से नीचे। फिर आप स्टार्ट करेंगे कि एम गिव्स ए डायरेक्शन टू आवर लाइफ, डायरेक्शन टू आवर लाइफ। जो एम होता है, एक गोल होता है, जो लक्ष्य होता है ना, वो हमारे जीवन को एक डायरेक्शन देता है। कहते ना भैया बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना एकदम बेकार है, भेड़ बकरियों की तरह है, जिसका कोई पर्पस नहीं होता, लाइफ में कोई गोल नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। भाई जैसे आप घर से निकल चुके हैं, आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, तो कहाँ जाओगे, बस भटकते रहो भेड़ बकरियों की तरह। इस तरह से हर एक व्यक्ति भाई हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ गोल होता है, और होना भी चाहिए। बिना लक्ष्य के आप जिंदगी नहीं जी सकते हो। आप भाई पढ़ाई कर रहे हो, कुछ ना कुछ होगा आपका लक्ष्य, क्यों पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो, आगे क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो सबका अपना एक गोल होता है। तो वही कह रहा है कि भैया बिना, मतलब ये जो एम होता है, अर्थात जो एक लक्ष्य होता है, ठीक है, उद्देश्य होता है, वो हमारे जीवन को एक डायरेक्शन देता है। विदाउट एम, एम के बिना लाइफ इज लाइक ए बोट, एक नाव की तरह है, ठीक उसी तरह, मतलब उस नाव की तरह, विदाउट एन और, जैसे बिना चप्पू के, ठीक है। कह रहा है कि बिना एम के जीवन उस नाव की तरह है जो बिना चप्पू के चलती है। तो भाई बिना चप्पू के कहाँ नाव चलेगी, बिना चप्पू के आप नाव को खे ही नहीं सकते हो। तो वही तरह, जिस तरह नाव को खेने के लिए चप्पू चाहिए, उसी तरह हमको हमारे जीवन को खेने के लिए एक उद्देश्य चाहिए, मतलब एक पर्पस चाहिए, एम चाहिए, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि नथिंग कैन बी अचीव्ड, कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है विदाउट एम, एम के बिना, एम के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। लिविंग लाइफ विदाउट एम, बिना एम के जीवन जीना इज मीनिंगलेस, क्या है वो निरर्थक है। सो एवरीवन शुड अ गोल इन लाइफ, इसलिए हर किसी का जीवन में एक गोल होना चाहिए। फिर आगे कह रहा है विदाउट अ गोल मैन गोज स्ट्रे इन लाइफ, विदाउट गोल अर्थात गोल के बिना, या यूं कह लें कि एक उद्देश्य के बिना, ठीक है, एक लक्ष्य के बिना क्या है, व्यक्ति जीवन में एस्ट्रे मतलब पथभ्रष्ट हो जाता है, यानी मार्ग से भ्रमित हो जाता है। आगे कह रहा है कि देयरफॉर, इसलिए मैन मस्ट हैव ए डेफिनेट गोल इन लाइफ, इसलिए भाई व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ क्या है, लक्ष्य होना चाहिए। आगे फिर लिखेंगे भैया, ठीक, कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम, मतलब भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न क्या एम होते हैं। सम वांट टू बिकम डॉक्टर्स, कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। सम वांट बिकम बिजनेसमैन, तो कुछ बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। एंड अदर वांट टू बिकम इंजीनियर, और अन्य जो है इंजीनियर, IAS और IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। एंड लॉयर ETC, और क्या है, वकील बनना चाहते हैं, ठीक है। मतलब बताया गया है कि भैया इस जीवन में क्या है कि भाई कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग क्या है बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर हो गया, IAS या IPS ऑफिसर, या कुछ लोग वकील आदि बनना चाहते हैं। तो भाई कोई डिफेंस में जाना चाहता, आप लिख भी सकते थे, कोई दिक्कत ना।
फिर आगे कह रहा है कि ऑल पीपल थिंक डिफरेंटली, कि हर कोई व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग सोच रखता है, बट आई डू नॉट विश टू बिकम एनी ऑफ देम। भाई लेकिन कह रहा है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहूंगा। अभी जो कुछ भी दिखाया गया, ना तो मुझे डॉक्टर बनना, ना बिजनेसमैन बनना, ना आईपीएस ऑफिसर बनना, ना तो वकील बनना है। ठीक है, तो यहां पर वही कह रहा है कि लेकिन भाई इनमें से मुझे कुछ भी नहीं पसंद, अर्थात इनमें से मैं कोई इच्छा नहीं रखता हूं। आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर, मैंने एक टीचर बनने का डिसाइड किया है। अर्थात जो मेरा लक्ष्य है, और वाकई ये मुझ पर एकदम सही बैठता है, ठीक है ना, हम पे एकदम सही बैठता भैया, क्योंकि हमारा भी यही गोल है। ठीक है, हमने भी जब सफर शुरू किया था, सोचा था कि हमारे चैनल से भाई ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ा रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन फिर सोचा चैनल पर पढ़ाएंगे तो हो सकता है चैनल पे 5-10 हज़ार बच्चे जुड़ जाएं, देख लें। कभी सोचा नहीं था कि आपका इतना प्यार मिलेगा कि भाई जल्द ही 2 साल 3 साल के अंदर ही 10 लाख बच्चे अपने चैनल पर जुड़ जाएंगे, जो कि अब होने वाले हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है भैया कि हमने क्या है, एक टीचर बनने का सपना देखा था, टीचर बनने का डिसाइड किया है। ए टीचर इज अ नेशन बिल्डर, क्योंकि जो टीचर होता है वो एक राष्ट्र निर्माता होता है। एक चीज का ध्यान देना बच्चों, डॉक्टर चाहेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा मरीज हो जाएं ताकि हमारे पास आए। पुलिस वाले चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा खूनी कतली हो जाएं ताकि उनपे भाई ज्यादा से ज्यादा क्या है, हमारे पास आए, हमारी कमाई हो। एक वकील चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अत्याचारी हो जाएं ताकि उनका केस हमारे यहाँ आए। मतलब जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है कि हाँ ये चोरी चमारी करे, ये करे वो करे, लेकिन एक टीचर ही होते हैं जो आपको हमेशा चाहते हैं कि आप एक अच्छा आदमी बने, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, एक बढ़िया सक्सेसफुल इंसान बने। ठीक है ना, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है। ठीक है, वही चीज कह रहा है, ए टीचर इज अ नेशन बिल्डर। हालांकि सब वैसे नहीं होते हैं, जैसा हमने कहा हर एक डॉक्टर भी ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, डॉक्टर तो भगवान के दूसरे रूप हैं, तो ऐसे डिफेंस में भी है। ये मत सोचिएगा कि हम बोल रहे हैं तो सभी ऐसे सोचते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे वही कह रहा है कि भाई टीचर जो है एक राष्ट्र निर्माता होते हैं। फिर आगे दिया है कि हिज जॉब इज अ मिशनरी जॉब, उनका जो जॉब होता है वो एक मिशनरी, अर्थात वो एक समझो कि एक मिशन पर होते हैं, कि हमारा एक मिशन है, हमारा एक लक्ष्य है कि हम अपने प्यारे रसगुल्लों को 90+ फोड़वा के रहेंगे। तो वही चीज कह रहा है, माई एम सेल नॉट बी टू मेक मनी, मेरा जो एम है वो पैसे बनाना नहीं है, अर्थात मैं पैसे बनाना नहीं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा मोटी कमाई करूं। ठीक है, बट आई सेल गिव अ फ्री, मतलब गिव फ्री कोचिंग टू पुअर स्टूडेंट्स ऑफ माई कंट्री, बल्कि मैं अपने देश के गरीब बच्चों को फ्री में कोचिंग दूंगा। ठीक है, फ्री में मैं क्या है, कोचिंग दूंगा। आई विल डू माई ड्यूटी विथ फुल हॉनेस्टी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को करूंगा या ड्यूटी निभाऊंगा। आई शैल एक्ट एज डियर फ्रेंड, मैं उनके दोस्त की तरह काम करूंगा। गाइड, एक मार्गदर्शन की तरह, भाई एक मार्गदर्शक की तरह। एंड गार्जियन, और उनके गार्जियन अर्थात उनके एक पेरेंट्स, जैसे माता पिता होते ना, तो उनके एक गार्जियन की तरह भैया मैं क्या करूंगा, हमेशा काम करूंगा। आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से क्या प्रे करता हूं, टू हेल्प मी, कि मेरी सहायता करें, टू अचीव माई गोल, मेरे गोल को हासिल करने में। अर्थात मैं ईश्वर से क्या है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर मेरी मदद करना मेरे लक्ष्य को हासिल करने में। ठीक है, और ईश्वर ने किया भी है, हमारे भी साथ बहुत हेल्प किया है। तो इस तरीके से भैया आप बहुत सुंदर तरीके से एक प्यारा सा आर्टिकल लिख सकते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में भैया? चलिए जल्दी से बबुआ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।